पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो है अभी आजकल विराम पर है। 9 दिनों का अवकाश भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है और 3 तारीख से यात्रा को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके शुरू होना है। लेकिन इस अवकाश के बीच में भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी चाहे कंट्रोवर्सीज कह लीजिए और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई राजनीति जो है, आरोप प्रत्यारोप जो है, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। कभी राहुल गांधी की टी शर्ट के ऊपर बात हो जाती है तो कभी इस बारे में बात हो जाती है कि वो फला जगह पर क्यों गए, फला जगह पर क्यों नहीं गए। कांग्रेस ने अब चिंता जताई है कि उनके नेता की जान को खतरा है, बीजेपी खलल डाल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में राजनीतिक मायने भारत जोड़ो यात्रा के लगातार देखे जा रहे हैं, समझने की कोशिश की जा रही है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लंबा सफर करके दिल्ली में तो पहुंच चुकी है और दिल्ली में पहुंचने के बाद अभी करीब मैं इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है उस पर आपको पहले सीधे लिए चलता हूं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे हैं अपनी मां से मिलने के लिए। उनकी तबीयत, प्रधानमंत्री जी की जो माता जी हैं उनकी तबीयत नासाज है। वो इस वक्त अस्पताल में, यूएन मेहता अस्पताल में एडमिट हैं और यहां पर प्रधानमंत्री अपनी माता जी से मिलने के लिए अभी अभी पहुंचे हैं। ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी पहुंचे हैं अपनी माता जी के हालचाल जानने के लिए। कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि आज सुबह की उनकी तबीयत खराब है और उसके बाद उनकी तबीयत नासाज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी से मिलने जाएंगे, ऐसी भी जानकारी सामने आई। कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि इस कठिन वक्त समय में हम आपके साथ हैं, समर्थन करते हैं और आपकी माता जी जल्दी कुछ ठीक ठाक हो जाएं, जल्द उनकी सेहत में सुधार हो, इसकी भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अस्पताल में पहुंचे हैं अपनी माता जी हीराबा से मिलने के लिए। 99 वर्ष की उनकी माता जी हैं और उनकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है। आज इसी वजह से सुबह सुबह उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उस समय की हैं जब प्रधानमंत्री का काफिला अस्पताल के अंदर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, साथ ही साथ वहां पर सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैबिनेट मंत्री, एमएलएज सब अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। कल ही एक और भी खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाई हैं उनका मैसूरू के पास अपने परिवार के साथ एक सड़क दुर्घटना में उनको थोड़ी चोटें आई थी। वैसे ठीक हैं, गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ, वो वहां पर भर्ती हैं। और आज सुबह ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी जो हैं उनकी तबीयत खराब है और इस वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसको लेकर एक अस्पताल जो है उसने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी और बताया था कि उनकी जो तबीयत है वो स्थिर है, लेकिन ये भी बताया गया कि उनका ब्लड प्रेशर जो है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। अस्पताल के मुताबिक जो हेल्थ बुलेटिन आया उसमें कहा गया कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार है और वो अभी वहाँ पर उनकी तबीयत जो है वो स्थिर बनी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ और भी बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त हीराबेन से और प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मां हीराबेन अभी अस्पताल में अहमदाबाद में भर्ती हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री अभी मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें आज भर्ती कराया गया था। हीराबेन की हालत स्थिर है, ऐसा यूएन मेहता अस्पताल के डॉक्टरों ने हेल्थ बुलेटिन जारी करके जानकारी दी है। लगातार इस पर अपडेट्स आ रही हैं। 99 वर्ष की हैं प्रधानमंत्री जी की माता जी, लेकिन हमने कई बार देखा है और ये बिल्कुल जब भी मोदी जी, अभी चुनाव के दौरान भी जब मैं वहाँ पर था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात गए थे तो वहाँ पर 2-3 दिन रुके, अहमदाबाद में अपनी माँ से भी मिले
कई बार उनकी इस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पर अपनी माताजी से मिलते हैं, और जाहिर सी बात है किसी पुत्र के लिए ये बड़ा मुश्किल समय ज़रूर होगा, चिंता का समय ज़रूर होगा उनके लिए और उनके परिवार के लिए, उनके भाई बहनों के लिए। किस तरीके से उनकी माताजी की जो हालत है, जो तबीयत है, उसको लेकर चिंतित ज़रूर होंगे। साथ ही साथ कई सारे विपक्षी नेताओं का इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेश भी गया है। जैसे मैंने आपको बताया, राहुल गांधी ने भी संदेश दिया। साथ ही साथ बाकी जो हैं नेता, जैसे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, भाजपा के और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो नेता हैं, वो उन्होंने अपना संदेश जो है प्रधानमंत्री जी के नाम और यही कामना की है कि उनकी माताजी की हालत जल्द से जल्द ठीक हो। वहीं एक और अपडेट आपको दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी और उनका परिवार, जो मैसूरू में जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था रोड एक्सीडेंट में इंजरीज के बाद, डॉक्टर्स ने अब वहाँ पर भी कहा है कि उनकी तबीयत स्थिर है और वो सब ठीक हैं। तो कम से कम वहाँ पर राहत की बात। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अहमदाबाद से आ रही हैं, यूएन मेहता अस्पताल से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माताजी हीराबेन से मिलने पहुंचे हैं। ये आज सुबह बताया गया कि आज सुबह हीराबेन को, जो 99 वर्ष की हैं, उनको आज यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआत में खबर ये आई कि उनकी तबीयत नासाज थी, जिस तरीके से उनका ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो रहा था। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चलिए, इससे जुड़ी हुई जानकारी लेकर आपके पास आते रहेंगे, वहां से लाइव अपडेट भी लेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या वहां पर हुआ है, डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या बताया। पर अब वापस चलते हैं अपने सवाल पर, जो आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कांग्रेस को जहां लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से उनके संगठन में बड़ी जान आएगी, राजनीतिक संकेत देने की कोशिश हो रही है, वहीं ऐसा क्यों है कि जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो वहां पर जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो उनके साथ नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस से सपा और बसपा दूरी क्यों बना रहे हैं? 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश होगा। 3 दिन के लिए सिर्फ वहां पर भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। कांग्रेस ने इन्विटेशन सबको भेजा, समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी, लेकिन तीनों प्रमुख पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं, मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे जयंत चौधरी, तीनों ने कहा कि व्यस्त हैं और इस वजह से वो यात्रा में आ नहीं पाएंगे। इसके राजनीतिक मायने भी बड़े लगाए जा रहे हैं। अब ये गठबंधन पर तीनों जो पार्टियां हैं, सूत्र कह रहे हैं कि उनमें असमंजस है, वो नहीं दिखना चाहते राहुल गांधी के साथ, और चुनावी गणित उनको लगता है कि अगर ये राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ेंगे तो चुनावी गणित जो है वो बिगड़ सकता है। साथ ही साथ इसी खतरे को लेकर नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई पड़े या ऐसा दिखाई पड़े कि उनकी अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख दल 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि सपा और बसपा, इससे पहले जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन में लड़ रहे थे, कांग्रेस को दूर रखा था। लेकिन उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो दोनों पार्टियों में बात नहीं बन पाई और ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा 2024 में दोनों पार्टियों के बीच में कोई भी गठबंधन होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। थोड़ा सा जरा आपको चुनावी गणित और बता देते हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 7 सीटें जीत पाए और 2017 में समाजवादी पार्टी ने को करीब अगर 17 की बात करें तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 2022 के चुनावों में भी कांग्रेस सपा का कोई गठबंधन नहीं हुआ। विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी और 2022 में छोटे दलों के साथ गठबंधन करके कुल मिलाकर 125 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे रही। शायद इसी वजह से कांग्रेस से वो जो कांग्रेस को अपने साथ लेने में या कांग्रेस के साथ आने में परहेज इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। फटाफट आपको सुनवा देते हैं कि इस पर बाकी पार्टियां क्यों नहीं जुड़ रही भारत जोड़ो यात्रा से। उस पर जयराम रमेश ने क्या कहा।
अखिलेश, मायावती और जयंत ने क्या हाँ किया है आपके यात्रा में शामिल होने के लिए, या वो शामिल नहीं हो रहे? नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। जिसके बारे में मेरी जानकारी है मैं उसी के बारे में बोलूंगा। तो आपने इनको न्योता दिया था? मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो आएंगे, हम उम्मीद करते। पहले दिन से मैंने खुद कहा था, सभी राजनीतिक दलों के नेता को हमने निमंत्रण दिया था। जो कोई राजनीतिक दल भारत जोड़ो यात्रा के मकसद पर विश्वास करता है, वो मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ है, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ है, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ है, उनका स्वागत है भारत जोड़ो यात्रा में। तो चलिए, तो क्यों है कांग्रेस से दूरी, क्या है राजनीतिक परहेज और क्या डर सता रहा है विपक्षी पार्टियों को अगर सिर्फ 3 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? मुकेश नायक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता है बहुजन समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बद्री नारायण जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं GBPSSI के, और अनुभव चक्र नेता हैं बीजेपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में पार्टियों को आपसे परहेज है? कहीं ये तो नहीं लगता कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जमीन खो चुकी है और बोझ बन जाएगी समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी पर? देखिए, पूरे देश में जहां जहां से भी पदयात्रा राहुल गांधी की गई है, उसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। और हमने ये देखा कि सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, अपवादों को छोड़कर लगभग सभी इस यात्रा में, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे दक्षिण भारत हो, सभी राज्यों में राजनीतिक दलों ने इसको समर्थन दिया है। उनके प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, जो अभी आपने पूछा है, उत्तर प्रदेश में जितने भी गठबंधन चुनाव के पहले हुए हैं, उनके प्रयोग बहुत सफल नहीं हुए। और इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो बीजेपी के साथ गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, जितने भी गठबंधन चुनाव के पहले हुए हैं, उसमें एक दूसरे की पार्टी का जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। ठीक है। और उसके कारण, गठबंधनों के कारण जो हमें प्रभाव डालना था चुनाव पर, वो सामूहिक चेतना नहीं बन पाई। और इस कारण उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सभी राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि जो भी गठबंधन होगा वो चुनाव के बाद होगा, चुनाव के पहले हम अपनी राजनीतिक गतिविधियों को भी अलग रखेंगे, चुनाव प्रोसेस को भी अलग रखेंगे। ये भी तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी तो होता है, क्योंकि अगर सारी पार्टियां अपने हिसाब से चुनाव लड़ती हैं, अपने समीकरण से चुनाव लड़ती हैं, तो जो ऑपोजिशन का वोट है, यानी कि एंटी बीजेपी वोट है, वो स्प्लिट हो जाता है और बीजेपी को इसका फायदा होता है। आंकड़े भी आपको ये बात बड़े अच्छे से बताएंगे। प्रोफेसर भुवन जोशी, मैं आपको इसमें लाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को क्यों परहेज है राहुल गांधी के साथ आने में? क्या इस बात का डर है कि राहुल गांधी अगर उनके साथ साथ अगर अखिलेश चलेंगे तो 2017 का या जो दुस्वप्न है वो एक बार फिर से यूपी के लड़कों वाला सामने आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नफरत के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को और माननीय राहुल गांधी को इस यात्रा के लिए बधाई भी दी है। लेकिन निश्चित तौर पे पार्टी के कार्यक्रम और लगातार चल रहे, और देश बचाओ देश बनाओ यात्रा समाजवादी पार्टी की पहले से ही चल रही है माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन में। निश्चित तौर पे पार्टी के पहले कार्यक्रम और वगैरह सब तय थे, और उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल होने के कारण उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और वो लगातार लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपकी यात्रा भी चल रही है बीजेपी के खिलाफ, राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं जो उन्होंने माहौल बनाया उसके खिलाफ। तो उन दोनों में अगर समानता यह है कि दोनों बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो साथ दिखने में परहेज किस बात का? मैंने उसी विषय को कहा ना, माननीय अखिलेश यादव जी कार्यक्रम अभी दिया गया है उनकी ओर से, और माननीय अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा के लिए बधाई भी दी है। निश्चित तौर पे हमने उस दायित्व को निभाया है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के अपने कार्यक्रम और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पहले से कार्यक्रम तय हो जाते हैं, उन कार्यक्रमों में व्यस्तता उनकी है और निश्चित तौर पे वो धर्मवीर चौधरी जी, अखिलेश यादव जी व्यस्तता बता रहे हैं, मायावती जी को ना तो देखा गया कि बड़े अच्छे से, बड़ी दमखम से, मेहनत से, बड़ी वो सक्रियता से चुनाव, ना तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 में लड़ा।
अभी ऐसी कौन सी व्यस्तता है उनकी जिसके कारण वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पा रही हैं? देखिए अंकित जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। और कांग्रेस की जो दुर्दशा पिछले कई वर्षों में हुई है, और कांग्रेस ने जो 60 साल में कांग्रेस ने जो देश की दुर्दशा की है, जो माइनॉरिटीज के लोगों की दुर्दशा की है, जो दलितों के ऊपर उत्पीड़न हुए हैं, जो ओबीसी समाज के ऊपर उत्पीड़न हुए हैं, ये सब जिम्मेदार हैं कांग्रेस की दुर्दशा के लिए। इसीलिए आज राहुल गांधी जी को ये यात्रा निकालनी पड़ी। और जब ये यात्रा शुभारंभ हुई थी तो कांग्रेस के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, उसमें गहलोत साहब को आगे किया गया, वो बैकआउट कर गए। फिर दिग्विजय सिंह को आगे किया गया, वो बैकआउट कर गए। फिर जो है कहीं से बुला करके खड़गे साहब को, जो 80 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनको लाया गया। तो ये कांग्रेस की दुर्दशा इनके अपने कारणों से है। यानी कि आपका तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा है और उसमें हम क्यों जुड़े जाकर। अनुभव चक्र जी, आपने सुना क्या कह रही है ऑपोजिशन? बीजेपी को इसी का फायदा होता है और आपके लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आपस में ही लड़ते रहे, साथ आने की बात करते हैं, साथ आ नहीं पा रहे, और फिर सवाल आपके लिए बढ़िया हो जाएगा कि मोदी जी के सामने कौन। देखिए, जो अभी आपने बात कही भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता है, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी किया है समाज हित में लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं, विपक्षी दल क्यों उसमें साथ नहीं दे रहे, तो सबको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में शासन चल रहा है, और चाहे सबको बसपा हो कांग्रेस हो, सभी को ये पता है कि यहाँ पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी किसी की है ही नहीं। अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई स्वयं को नंबर 2 साबित करने की है। उस लड़ाई में कोई कांग्रेस का साथ आखिरकार क्यों दे? अभी तो लड़ाई यहाँ नंबर 2 की स्थापित कौन है? नंबर 2 की लड़ाई है। बद्री नारायण जी, ये बात भी बिल्कुल सच है कि 2024 में कांग्रेस के बिना एक व्यापक विपक्षी प्लेटफॉर्म बनना बीजेपी के खिलाफ बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी जो ऑपोजिशन पार्टी हैं उनको यह भी समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की यथास्थिति क्या है। क्या राजनीतिक संकेत और मायने लगाए जाएं? विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी जुड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस के साथ। अंकित जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का जिस तरह से फैलाव हुआ है और बीजेपी की शक्ति बढ़ी है, तो एक तरह से जय यात्रा पिछले चुनाव में एक तरह से दिखाई पड़ी। तो पूरा विपक्ष की राजनीति एक क्राइसिस से गुजर रहा है, एक संकटग्रस्तता से गुजर रहा है। और वहां पर जो मुख्य मामला है वो यही है कि जो अभी कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि नंबर 2 यानी मुख्य विपक्षी दल कौन रहेगा, और मुख्य विपक्षी दल के लिए तीनों में टकराहट है। और उसमें मुख्य विपक्षी दल में कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी अपने अपने ढंग से लड़ रही है, और उसमें कांग्रेस माइनस ही करेगी इनकी लड़ाई में। कैसे माइनस करेगी? क्योंकि ये उन्हीं के आधार। दूसरा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि ये चाहे दलित वोटों में से कांग्रेस ले या ओबीसी वोटों में से कांग्रेस ले, ये तो कटेगा इन्हीं का आधार। तो क्योंकि वो बीजेपी के जो ओबीसी और दलित वोट हैं उनके भीतर कांग्रेस नहीं फैल पाएगी जी। तो इसलिए इनके भीतर आधारों की भी लड़ाई है। और तीसरा ये है कि जब बचेंगे ही नहीं तो 2024 देखेंगे कैसे। तो पहले तो यह है कि अपने को बचाना है, और बचा के 2024 में, क्योंकि राजनीति अंकित जी बहुत प्रैक्टिकल, ये कोई बहुत भावनात्मक ढंग की चीज से नहीं होती है, संबंधों से नहीं होती है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिकल कारणों से होती है। मोस्टली इलेक्टोरल कारण महत्वपूर्ण होते हैं, और उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ इनका आना मुश्किल है, क्योंकि जो अंतर्विरोध है आपस में, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो टकराहटें हैं आधार पर, ग्रासरूट पर और संबंधों को लेकर के, मैसेज को लेकर के, वो लेकिन एक बड़ा मुद्दा लेकर मुकेश जी कांग्रेस पार्टी चली थी। मैं ये समझना आपसे चाहता हूं, विपक्षी दल जो हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो या आरएलडी, वो आपकी पार्टी को और उसके न्योते को और इस रैली को सीरियसली क्यों ले, जब इतने बड़े सूबे में जिसको ये तय करना है कि दिल्ली में सरकार 2024 में सत्ता किसके हाथ में आएगी, वहां पर आप 3 दिन के लिए अपनी यात्रा को बस बॉर्डर पर छुआने के लिए लेकर आते हैं। केरला में आप 18 दिन गुजारते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 3 दिन की यात्रा करते हैं। तो आपको सीरियसली कोई क्यों ले? देखिए, जब यात्रा शुरू हुई तो राजनीतिक उद्देश्यों से यात्रा शुरू ही नहीं हुई।
एक पूरी की पूरी यात्रा एक नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट के साथ शुरू हुई। अगर हम चुनाव और राजनीति को ध्यान में रखते तो हम गुजरात से भी निकालते, उन राज्यों से भी निकालते जहां चुनाव हो रहे थे। सर, पर यही सवाल है कि आप तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ थोड़ी हैं आप। एक मिनट देखिए, हम इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का एडवांटेज जो बीजेपी को मिलता है ये नहीं मिलना चाहिए, और राज्य में जितने भी विपक्षी दल हैं इनको इस पर विचार करना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने जन आंदोलन को विकसित करेगी, अपने संगठन के ढांचे को मजबूत करेगी। हमारा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश होगा, और आप देखेंगे कि हम जन आंदोलन के रूप में एक तेज धारदार और पैने विपक्षी दल के रूप में हम अपनी भूमिका का वहां निर्वहन करेंगे ताकि हम भविष्य में वहां विकल्प बन सके। जोशी जी, अगर 2024 के चुनाव की बात करें, क्योंकि अगली सबसे बड़ी चुनौती आपकी पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए, हर विपक्षी दल के लिए 2024 का चुनाव है। अगर 2024 की बात करें तो क्या बिना कांग्रेस के पूरे भारत में कोई पैन इंडिया शक्ति प्लेटफॉर्म कोई बन सकता है क्या? देखिए, अभी जो उपचुनाव का परिणाम आया है उसने तय कर दिया है कि 2024 में जो मैनपुरी मॉडल है, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है, वो देश की दिशा और दशा तय करने जा रहा है। निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश का जनमानस केवल समाजवादी पार्टी को बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है, ऐसा अभी चुनाव के परिणाम ने प्रदेश को दिखा दिया है। सर, मैनपुरी मॉडल आपको याद आया, लेकिन बायपोल में रामपुर आप बचा नहीं पाए, उसका भी तो शायद थोड़ी याद होगी कि वहां का मॉडल भी तो आपका अखिलेश जी का फेल हुआ। देखिए, रामपुर में किस प्रकार प्रशासन और शासन ने चुनाव लड़ा, हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं हारे हैं। हाँ। जो उत्तर प्रदेश में जो उनका प्रशासन शासन था, लोग जिनका काम था कि चुनाव में लोगों को वोट के लिए निकाले, वो चुनाव में वोट के लिए नहीं निकालने दे रहे। ये तो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, पूरा देश और प्रदेश ने देखा है उसको। निश्चित तौर पे हम बड़ी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ केवल समाजवादी पार्टी माननीय, मतलब जहां पर आपका गठबंधन जीत जाए, बीजेपी से सीट छीन ले, वहां पर प्रशासन काम नहीं कर रहा है। जहां आप हार जाए वहां प्रशासन आपके खिलाफ काम कर रहा है। आप वोट परसेंटेज उठा के देख लीजिए, रामपुर का क्या वोट परसेंटेज है कि, और वहां पर पहले क्या वोट परसेंटेज होता था। निश्चित तौर पे बताने को काफी, अगर राजनीतिक दृष्टि को आप सब लोग समझते हैं इस विषय को, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में। बद्रीनारायण जी, क्या यही मॉडल 2024 में अब देखने को मिलने वाला है कि अपनी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, और उसमें ऑटोमेटिक एडवांटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इस वजह से हो जाएगा कि सब अगर लड़ेंगे, एक ही वोट बैंक के लिए लड़ेंगे, तो वोट जो डिवीजन होगा उससे बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि अगर बीजेपी को रोकने का दम भरने वाली पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को नहीं रोक पाई, तो फिर तो देश में रोकना बहुत मुश्किल होगा। अंकित जी, एकदम आप जो ये चिंता कर रहे हैं सही चिंता है, क्योंकि देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार ने एक बार शुरू किया था सभी को जोड़ने का, वो उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने मायावती से बात नहीं की, तो पहले ही उसके कहते हैं ना, पहले ही खोल दिख गया, पहले ही उसमें छेद दिख गया। तो उत्तर पूरे देश में एंटी बीजेपी कोई फोरम बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा अगले इलेक्शन में, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तरों पर इन दलों के आपसी अंतर्विरोध बहुत ज्यादा है। यानी चाहे वो ममता का कांग्रेस से हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का तो एक खास किस्म का कॉर्डियल रिलेशन है जी, लेकिन बीएसपी का बहुत टकराहट भरा हुआ इलेक्शन है, क्योंकि बीएसपी कांग्रेस को ही खत्म करके आई थी। तो अगर कांग्रेस इमर्ज करती है तो बीएसपी के लिए क्राइसिस खड़ा होगा। तो एक तरह से एग्जिस्टेंस को बचाने की लड़ाई भी ये इन दलों का ये साबित करता है कि एक साथ आना बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल, आगे के चुनाव एक साथ आना आसान भी नहीं होगा, और दूसरी बात, जनता भी इस बात को बड़ी पैनी नजर से देखेगी। सिर्फ ये कहना कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और मोदी जी को हरा देंगे, बीजेपी को हरा देंगे, शायद वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि आपके पास नरेंद्र मोदी ने जो भारत का विजन अपना बताया है, उसके खिलाफ ऑल्टरनेटिव क्या है और किसका ऑल्टरनेटिव जनता को ज्यादा पसंद आता है। तो सिर्फ मोदी विरोध नहीं, साथ के साथ भारत के लिए क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव है, शायद इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 2024 किस तरफ बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अहमदाबाद चलेंगे और देखेंगे कि क्या इस वक्त के ताजे हालचाल हैं हीराबाग के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता है।
नोएडा की हाई राइज सोसाइटी से एक बार फिर से घरेलू सहायिका के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है। लिफ्ट के अंदर जबरन किस तरीके से कैमरे के सामने शेफाली कौल नाम की एक महिला अपनी घरेलू सहायिका के साथ मारपीट करती है और जबरन उसको खींच के घर के अंदर ले जा रही है, ये इस वीडियो में सामने दिखाई पड़ रहा है। आरोप यह भी है कि घरेलू सहायिका को आरोपी महिला ने जबरन अपने घर में रखा हुआ था। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नोएडा का एक वीडियो आपके फोन पर आया होगा, आप टीवी पे देख रहे होंगे, जिसमें एक शेफाली कौल नाम की महिला अपनी घरेलू सहायिका, जिसे हम लोग नौकरानी भी कहते हैं, उसे घसीटते हुए मारते हुए ले जा रही है। ये वीडियो नोएडा का है, क्लियो काउंटी का है और हाई राइज बिल्डिंग में ये एक और वाकया सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीसीपी सेंट्रल जोन साद मियां है। साद, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, पूरा मामला क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 26 दिसंबर को एक वादी हैं पदम सिंह, उन्होंने बताया था कि उनकी जो बेटी है वो क्लियो काउंटी में एक लेडी है शेफाली कौल, उनके यहाँ एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम कर रही हैं। उन्हें बताया कि उनकी बेटी को वहाँ बंधक बनाया गया है और काफ़ी मार पिटाई भी करी है। जैसे ही ये सूचना हमें प्राप्त हुई, हमने एफआईआर रजिस्टर करी है, अभियोग इस समय पंजीकृत है एंड विल टेक लीगल एक्शन। ये बताया कि वो लड़की को काफ़ी समय से पीट रही थी। आप लोगों ने जो प्राथमिक तौर पर जो डॉक्टर्स को दिखाया, बताया है, उसमें चोटें हैं क्या इस लड़की के? लड़की के चोटें, विजिबल चोटें हैं। उसके लिए लड़की का मेडिकल कराया गया है। जो मेडिकल के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग वी विल प्रोसीड इन आवर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये बताया जा रहा है कि ये लड़की इतना पीटती थी कि वो छत के रास्ते से चुन्नी बांध के नीचे उतर के आई और फिर गार्ड ने बता दिया शेफाली कौल को, फिर शेफाली कौल उसे घसीटते हुए लेके गई। तो उसका भी फोटो आया है, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए, जैसे ये पता चला था, जैसे लड़की ने वहाँ से निकलने का प्रयास किया था, ये भी बताया गया कि 3rd फ्लोर से कुछ चुन्नी बांध के उसने निकलने का वहाँ पे एक अटेम्प्ट किया है। उससे संबंधित जो फुटेजेस हैं वो हम निकलवा रहे हैं। उसके बाद जो लिफ्ट वाला जो एक फुटेज है वो भी वायरल हुआ था, जिसमें शेफाली कौल जो है उस लड़की को वापस ऊपर लेके जा रही हैं। ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में इनको इंक्लूड करके जो प्रॉपर लीगल एक्शन होगा वो हम लेंगे। शेफाली से क्या आप लोग उनको बुलाए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए? क्या वो फरार हैं अभी तक? उसका स्टेटस क्या है? इनिशियली वो आई थी, थाने पे आई थी, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड हुआ तो कल वो अपने घर पे नहीं थी। जल्दी ही इसमें जो है बाकी जो लीगल कार्रवाई है एफआईआर पंजीकृत होने के बाद जो होती है वो नोएडा पुलिस करेगी। चलिए, एक बार फिर से आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता जी हैं, उनकी हालात के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। बीमार अपनी माता जी को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन मेहता अस्पताल पहुंच गए हैं। ये अहमदाबाद में अस्पताल है, जहां सुबह आज उनकी मां को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद, तबीयत नासाज होने के बाद उनको वहां भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अपनी माताजी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। यूएन मेहता अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक हेल्थ बुलेटिन जारी करके ये बात कही है कि उनकी हालत जो है वो अभी स्थिर है। साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और अन्य सीनियर बीजेपी नेता भी यूएन मेहता अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। चलिए, बिहार की कुछ खबर आपको बता देते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई को जो जांच दोबारा से खोली गई है, उस पर नीतीश कुमार काफी भड़के हुए नजर आए। नीतीश कुमार का कहना है कि जेडीयू और आरजेडी के साथ आने के कारण ऐसा कुछ हो रहा है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उन्होंने बिहार में 6 जनवरी को समाज सुधार यात्रा निकालने का फैसला किया। सीबीआई ने एक बार फिर से केस ओपन किया है लालू जी पे और तब ये सोच लीजिए ना हम लोग, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए, इसलिए हो रहा है, और क्या हो रहा है। चलिए, आपको मुंबई ले चलते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। 28 नवंबर
1885 को तब के बॉम्बे में A.O. ह्यूम ने पार्टी की स्थापना करी थी, नींव रखी थी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से लाइव जुड़ रही हैं। पूजा, आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन, दिल्ली में भी एक बड़ा कार्यक्रम था, मुंबई में किस तरीके की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, और तस्वीरें आपको हम दिखा दें, कुछ देर में तमाम जो बड़े नेता हैं पहुंचेंगे, लेकिन किस तरह से जो ये सुमैया ग्राउंड है मुंबई के सायन इलाके का, वो आपको भरा हुआ दिख रहा होगा। लगातार देशभक्ति गाने यहाँ पर बजे जा रहे हैं। और एक और खास बात यह है कि जिस तरह से पार्टी को 24 साल के बाद एक नॉन गांधी अध्यक्ष मिला है, तो इस बार भी ऐसा पहला मौका होगा कि एक नॉन गांधी अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे स्थापना दिवस के दौरान मुंबई में, उसका उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम का। और कुछ कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई इकाई से। संतोष जी, आप मुंबई इकाई से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से? मुंबई का मैं PCC डेलीगेट हूँ। जी, कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप? मैं 27 सालों से पार्टी में सेवा कर रहा हूँ। कितनी की भीड़ यहाँ पर अभी इकट्ठा हुई है? अभी लगभग ये देखिए आपके सामने ही ग्राउंड है, और आने गेट से अंदर आने में इतनी तकलीफ हो रही थी, और लोग खचाखच भरे हुए आपके सामने दिख रहा है। ये जो सीटिंग कैपेसिटी है उसमें सारे लोग भरे हुए हैं, और भी लोग, इससे दुगनी भीड़ जो है वो बाहर दिख रही है इस समय। अच्छा, मल्लिकार्जुन जी आज कह रहे थे दिल्ली में कि भारत जोड़ो यात्रा से संजीवनी मिली है पार्टी को। मुंबई से तो आपकी यात्रा गुजरी नहीं, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए BMC चुनाव है, संजीवनी मिली है आपको लगता है? वाकई हमारे यहाँ नेताओं ने हर एक तालुके में जाके भारत जोड़ो यात्रा की, जैसे कि हम नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, जिसमें संजय निरुपम जी ने लीड किया, और भाई जगताप जी हमारे मुंबई प्रेसिडेंट साथ में थे। और हमने अपनी ये जो संदेश थी राहुल गांधी जी की भारत यात्रा की, वो भारत जोड़ो यात्रा की जो संदेश है वो हमने अभी संपन्न किया है एक हफ्ता पहले। और उसमें मुंबई से गुजरती तो मुंबई इकाई के आपके पार्टी कार्यकर्ताओं को और बल मिलता ना? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी की उपस्थिति से हमको बल तो मिलता ही, लेकिन इसके अलावा भी जो उनका संदेश है वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने इसको पहुंचाया है बहुत अच्छी तरह। क्या तैयारियां आज की आपकी स्थापना, आज का दिन, मतलब आज का इस साल का स्थापना दिवस आप लोगों के लिए कितना खास है? क्या कर रहे हैं आज? सिर्फ इसी साल नहीं, वो सन 1885 से जब से ये स्थापना हुई है, और इस पार्टी की एक विचारधारा है जो आज लगातार एक निरंतर बहता जा रहा है, और उस विचारधारा को हम लोग भी और आगे इसको लेते जाएंगे। देश इतना बदला, इतने बदलाव हुए, पार्टी आज कहाँ है? बिल्कुल, उसमें पटल पे पार्टी कहाँ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों को उम्मीद जो है, अगर कहीं कुछ है तो वो कांग्रेस से ही उम्मीद है उनकी, और वो कांग्रेस पूरी करेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। कुछ महिला कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। मैम, अगर आप अपनी पहचान बता सकें। मैं मूलतः राठौड़ छू, गुजराती छू, PCC डेलीगेट छू। अच्छा, आप लोग जब जमीन पर लोगों से, अब सबसे बड़ी आपके सामने चुनौती BMC की है, लोगों से आप घर घर जाकर बातें भी करती होंगी, आपके अपने कार्यकर्ताओं से आप मिल रही होंगी, जमीन पर जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस के सामने BMC चुनाव की चुनौती सबसे बड़ी अभी मुंबई में क्या है? BMC चुनाव की चुनौती सबसे बड़ी मुंबई में अभी ऐसी कुछ खास नहीं है कि चुनौती, हम लोग बेसिक मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। महंगाई, बेरोजगारी। आप देखोगे मैं महिला हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं कैसे मेरा घर चला रही हूँ मुझे पता है। आज से जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तब अब गैस का सिलेंडर का भाव 450 का दाम था। आज के टाइम में आप देखोगे गैस का सिलेंडर 1150 हर एक दूसरा एजुकेशन पढ़ा हुआ आदमी बेरोजगार हो गया है आज के हिसाब से। लोकल में आप ग्राउंड जीरो पे निकलोगे, किसी को धंधे नहीं मिल रहे, किसी को वो है नहीं, हर किसी छोटे से छोटे मामूली सा भी वो कार्यकर्ता होगा, महिला होगी या युवा होगा या बुजुर्ग होगा, सबको एक ही प्रॉब्लम है, महंगाई और बेरोजगारी। जैसा कि दिल्ली में भी आप तमाम नेताओं को सुन रहे थे, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मुद्दा सुनाई देगा। आपको एक बार मंच हम दिखा देते हैं। ये जो मंच है, यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ तमाम बड़े नेता, मुंबई इकाई के नेता, यहाँ पर कुछ देर में जो ये सभा है यहाँ की शुरू हो जाएगी, और तस्वीरें भी लगातार पहुंचती रहेंगी। जी पूजा, वापस आएंगे आपके पास। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचने वाले हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के और बड़े नेता भी वहां पर शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस की ये पूरी जो कवायद है, सेलिब्रेशंस हैं, वो इस वक्त मुंबई में चल रही हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा।